चला जाओ है नहीं, ठीक है। चलो आज मैं करता हूँ, तो वहीं से ही शुरू कराता हूँ जहाँ से मुझे आप लोगों ने लेक्चर देने के लिए कंपेल किया है। समझ गया? डायमंड सेक्टर है ना, क्या हो इसको डायमंड सेक्टर तो खा ही गया ना, उसमें उसमें है मुझे, इसमें नहीं है ना, चलिए डायमंड ये नहीं है, नहीं खा गए इसमें है ना, कोई बात नहीं, जान के खा गए। देखो ये पढ़ाने लायक नहीं है जिसका, तो मैं वैसे बता देता हूँ। देखो बेटा, न्यूरो फिजिक्स बताता हूँ। आर्टिकल एक लिखा है किसी ने, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सोशल मीडिया बच्चों का दुश्मन बन जाता है। दो तरीके हैं, या तो ये साइट्स बंद कर दो, बैन लगा दो, या कुछ और अल्टरनेटिव सोचो, कोई परमिशन हो। जैसे कंट्री ने शुरू की, कौन सा कंट्री था बेटा, याद है किसी को? स्पेन। स्पेन ने कहा था कि हर व्यक्ति को अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड लेना पड़ेगा, जो भी सोशल मीडिया को यूज करेगा, है ना, था ना बेटा? आज भी वही सभी आर्टिकल्स में आई हुई है। यानी कहना वो ये चाहते हैं कि देखो बच्चे भी हमारे हैं, ये नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते बेटा, अरे हमने गाइड तो करना है ना आपको। वो कहता है यार कुछ तरीका ये अपनाओ कि जो सोशल मीडिया की जो बढ़िया नहीं है ना साइड से वो है, उन पर बैन ही लगा दो। पर हमें भी तो पता है बेटा, ये बैन लगाने से क्या होता है, लगाने से तो कोई हल है ही नहीं। हमारे सामने शराबबंदी होती है ना, तो शराब नहीं पीते लोग, क्यों पीते हैं शराब लोग? ये जो नशा है उसे बैन है, फिर नहीं बिकता ये, यानी आर्गुमेंट्स है ये सारे। तो कहता भाई बैन लगाने से क्या होगा, या तो जो हम प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया को दे रहे हैं यही ना देंगे, प्रोवाइड ना करेंगे, ये साइट्स ही ना प्रोवाइड करें, ठीक है, विद परमिशन आएगी ये साइट कि नहीं, कुछ ऐसे सख्ती के कदम उठा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जब बच्चा, उसने आर्टिकल एक आर्टिकल अखबार में पढ़ रहा था, उन्हें लिखा है कि बच्चा आजकल खाना भी मोबाइल देखकर खाता है, तो बड़ा सही आर्टिकल है। तो जब 3 साल की 2 साल की उम्र से 4 साल की उम्र से मोबाइल पकड़ लिया उसने, तो कैसे खुश हो गया इससे? नहीं दे तो दोस्तों में देखेंगे क्या समझ ना, दोस्तों कहने देखेंगे, ब्लैक में हो जाएंगे कहीं ना कहीं देखने के लिए, जैसे लोग पिक्चर में देखते हैं। इतने मतलब आर्टिकल ने पॉइंट्स दिए। वो कहता भाई हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा, और बच्चों अगर यूज करें, इसको यूज करें तो इससे बढ़िया चीज ही कोई नहीं है। फिर ना कोई दिल्ली है, ना कोई लंदन है, ना कोई बंगलोर है, घर बैठे पढ़ो, सारी एजुकेशन ही आपके घर पे पड़ी है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर होम। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो ये भी लिखता है साथ में। लेकिन मिस यूज ज्यादा हो रहा है, परसेंटेज 80-20 की कि 80 मिस यूज है, 20 यूज है। देखो आर्टिकल बड़ा बड़ी आर्टिकल लिखा है। कुछ नुकसान हैं हर चीज के, तभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेली, कोई प्रॉब्लम्स हैं। तभी मैं जब फिरोजपुर गया तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने वहाँ सीखा सिस्टम का, बच्चे आपके पैसे कैसे पास हो रहे हैं। उन्होंने कहा सर हम सबसे पहले तो इस प्लान कर रहे हैं, मोबाइल तो हम एंट्री नहीं कर देते कैबिन में, इसमें क्लास में, या तो बाहर रखो, और इसका पकड़ा गया 2 दिन बाद मिलेगा, तभी कहता बच्चे करते हैं। बात समझ गया बेटा? तो इसलिए बेटा हमें सोशल मीडिया को यूज कैसे करने की आपने दिमाग लगाना है। आपका क्या चीज फायदे में है, क्योंकि इसमें तो कैरियर बर्बाद कर देना है थोड़े से समय में। अब सारी उम्र लगे रहो, सारी उम्र फिर लोगों के क्या कहते हैं काम करते रहोगे नीचे, है ना, 10,000 की नौकरी कहाँ करेगा। अगर आज पढ़ लोगे तो आज ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां आपको सारे समझ मिलेंगे। चलो मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ मैं आज की वीक है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास प्यार है, ऐसा मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, मानो ही प्यार। आसमान में दिखेंगे 2 चांद, दिखेंगे भी क्या बात है। पृथ्वी को 2 महीने के लिए मिलेगी मिनी मून, दिखा देता हूँ, मिलेगा ना भाई। धरती के नजदीक है ना चंद्रमा, हम देखते हैं ना, लोग देखते हैं चंद्रमा। लेकिन कहना ये चाहता है अर्थ विल गेट अनदर मून दिस मंथ बट नॉट फॉर लॉन्ग। ज्यादा लंबे समय नहीं जा रहा है, 2-1 महीना जा रहा है।
दिन घट भी सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली एक आधा दिन इधर उधर भी रहता है ना। उसे लिखता है सेकंड जो मिनी मून है इज कमिंग इनटू अर्थ ऑर्बिट बट नॉट फॉर लॉन्ग। अर्थ न्यू मिनी 2024 पीटीएफ PT5 ये क्वेश्चन हो सकता है, उसका नाम क्या है? PT5 नाम क्या है इसका, ठीक है। विल बी विजिबल विद द नेक्ड आई ऑफ टेलीस्कोप, नंगी आंख से भी नजर आएगा, टेलीस्कोप से तो नजर आएगा। द अर्थ विल टेम्पररी गेट ए मिनी मून इन सितंबर। कौन सा महीना भी आप प्यार भी करो देखने की ना, 29 सितंबर क्या 29 सितंबर से दिखेगा। हाँ ठीक है। तो अर्थ टू गेट सेकंड टेम्पररी मून फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, 2 महीने के लिए हमें मिल जाएगा बेटा। ये यहाँ से देखो बेटा, है ये नया देखने में तो ये मून ही लग रहा है, पर अभी हमने कुछ दिन पहले एक बात की थी, चलो ये पहले कहता है 2024 PT5 का नंबर कर देंगे, है ना, शायद कर दी ना इसने। 53 डेज लगभग उन्होंने एस्टिमेट किया है, तो लगभग 2 महीने हो गए ना। हो सकता है 54 हो जाए, हो सकता है 52 रह जाए ना, ये तो भगवान के हाथ में है ना कि कितनी देर कोई बीच में उसके टकरा जाएगा ना किसी चीज, है ना, तो जल्दी मुंह मोड़ लेते हैं ना। कहा था ना एक कि अगर टकरा गया किसी चीज से तो धरती की ओर भी आ सकता है, एस्ट्रॉयड, क्या क्या एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड जो बीच में पड़ रहे हैं ना, और हम कहेंगे तो टुकड़े, है ना, पत्थर, है ना, ये है ना बेटा एस्ट्रॉयड्स, ये है आई गेट इसका नाम। तो एस्ट्रॉयड्स जो है ये एस्ट्रॉयड ही है एक तरह का, ठीक है ना बेटा, और इसकी शक्ल सब चांद जैसी है, चांद जैसा एस्ट्रॉयड है ये, इसीलिए इसको मिनिमम बोलते हैं, ठीक है। तो ये है भाई एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है, यहाँ फिर रहे हैं ये घूम के, है ना, ये हमारे सारे क्या है, सन है ना, मरकरी है, वीनस है, ये अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, जो भी है, यहाँ इनके आसपास घूम रहे हैं जो, उनमें से एक ऐसा है जो चांद की शक्ल ले रहा है और हमें नजर आएगा। ये लिखता है मोर देन 10,000 such asteroids are known, out of which 14 are classified as potentially hazardous। पहले भी डिस्कस किया था, लगभग कहता 10,000 तक रहेगा ना, बड़े बड़े हैं पत्थर आ गया, चट्टान आ गए लोग ना, बड़े बड़े लगा पूरे देश में खत्म कर देने तकनीकी, है ना। एक बार पहले हुआ था ना, एस्ट्रॉयड गिरा था और हमारे क्या क्या चीज, कौन से जानवर को, यस, सारे डायनासोर ने मार दिए। डायनासोर की प्रजाति उसी वक्त लुप्त हो गई जब डायनासोर के एस्ट्रॉयड को गिरा। यानी कहने का पर्पस ये है कि हम देखो, अब आप देखोगे ना यहाँ से तो शक्ल अलग लगती है, लेकिन इसी को वाइट कर देंगे और अच्छी शक्ल बना देंगे तो फिर हम सामने ले लेते हैं ना, ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। अब आते हैं FATF, ये इंटरनेशनल संस्था है FATF, ठीक है। ये क्या कहती है, इंडिया शुड इंक्रीज कोर्ट सिस्टम कैपेसिटी, reduced pending trials, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि भैया हमें अपना जो कोर्ट सिस्टम है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, ताकि जितने पेंडिंग केसेस पड़े हैं ट्रायल्स का मतलब ये है वो कम से कम क्या हो जाए, कम से देश शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है बेटा। मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, हाँ, बात एक नहीं है, बात कई है। मनी लॉन्ड्रिंग के इतने केसेस हैं कि हर किसी के अगेंस्ट केस है ना। केजरीवाल को पकड़ लेते हैं, कभी ममता को पकड़ लेते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हर वक्त की व्यक्ति कर रहा है इंडिया में, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब बता सकता है कोई, ब्रीफ 2 लाइनों में? हाँ, कन्वर्शन ऑफ ब्लैक मनी इनटू मनी इनटू व्हाइट, इलीगल मनी इनटू लीगल मनी, है ना, लैंग्वेज वही है बेटा, है ना, ब्लैक और व्हाइट, इलीगल टू लीगल, लीगल। तो इतने केसेस चल रहे हैं, इतने जो का कोई फैसला नहीं हो रहा है ना, हर आदमी को अपील लगा देता है आगे, है ना। मान लो किसी ने 10 लाख की किसी को टैक्स लगा दिया, 20 लाख का लगा दिया, किसी को 2 करोड़ का लगा दिया, तो आगे अपील करता जाता है ना। कुछ ना कुछ सिस्टम बना रखा है, छूट के कोई तरीके निकालते हैं लोग, है ना, वकील भी बताते हैं तरीके, लोग भी बताते हैं। तो यहाँ पर इन कामों में लोगों को दिमाग बहुत बढ़िया लगता है ना, क्यों भाई लगता है? भारत
भारत में ये है ना, उसका फॉरेन में भी होगा, लेकिन हमें तो भारत का एक्सपीरियंस होगा जहाँ रहते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या है, FATF कौन है बेटा? तो FATF जो है ना इंटरनेशनल संस्था है, उसने लिखा है हैड फाउंड दैट मेनी कंट्रीज आर येट टू fully implement its requirements aimed at preventing misuse of virtual assets and virtual assets services producers and providers, ठीक है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका नाम बेटा FATF का। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी आ सकता है उससे। FATF क्या है? मैं छोटा सा वर्ड है एक फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब ललिता बताएगी। ललिता तुम ना बोलते हो, क्यों याद आती है बार बार? सृष्टि ना, फाइनेंशियल का मतलब बस मैंने इतना ही कि और कोई बता, तू बता। फाइनेंशियल का मतलब रिलेटेड टू टैक्स या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। फाइनेंस मनी से रिलेटेड है बेटा। फाइनेंशियल का मतलब कि पैसा जो है वो फाइनेंशियल है बेटा। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं ना, पैसे अकाउंटिंग करते हैं बेटा। फाइनेंस बैंक वाले क्या कहते हैं, हम फाइनेंस नहीं देंगे, है ना। वर्ल्ड बैंक कहता है मैं फाइनेंस दूंगा, या मैं इस प्रोजेक्ट के लिए दूंगा, भाई जो बढ़िया प्रोजेक्ट है ना। ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए मैं फाइनेंस नहीं दूंगा, मींस लोन नहीं दूंगा, मींस पैसे नहीं दूंगा। तो फाइनेंस का मतलब बेटा पैसे। तो इसलिए ये पैसे का जो हिसाब किताब है ना, उस पर एक्शन लेती है, उसकी टास्क फोर्स है कि पैसा जो है उसका लेन देन सही रहे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के। आप समझ सकते हो इस बात को। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है बेटा, ना। तो बात समझ आती है ना। ब्लैक लिस्ट तो पता ही है, माड़ी लिस्ट है ना, तो बाकी सारी ग्रे है ना। ठीक है, इसमें बनाई हुई है। तो बस इसका मतलब ये है कि भैया उनका मतलब है अपने यहाँ जो ये केस है यहाँ पे आते हैं, और वो ये कहना चाह अपने यहाँ तो ना जो ये ईडी बना हुआ है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना हुआ है ईडी बेटा, वही देखता है ये ना लॉन्ड्रिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को, पैसे का हिसाब किताब ना। किसी को छापा मारना है, चल ईडी ना टीम लेके पहुंच जाता है रात को मारते हैं ना छापा ही। लेकिन कई देशों में ये चीजें कोर्ट ही देखती है। तो इंटरनेशनल है, इसलिए उसने बयान इस क्यों दिया बेटा? उसने तो सारे देशों को देख के बयान दिया ना FATF ने, तो भैया जो ये जो मनी के केसेस हैं इनको जल्दी ट्रायल तो जजेस बढ़ाओ। और हमारे यहाँ भी यही आ बेटा, जजेस का है, सुप्रीम कोर्ट में जज हमारे काम है, आगे जो सुप्रीम है हमारी है ना, वहाँ पे जजेस हमारे काम है। कई बार पोस्ट खाली हो जाती है, भर्ती नहीं है ना, कोई रिटायर हो गया है ना, कोई 100 बेटा भगवान का सिस्टम है ये, किसी को बुला लेता है ना, जो भी उसकी चीज भरनी है ना। इसी प्रकार हाई कोर्ट, इसी प्रकार जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है, सबका यही बात है। तभी तो हमने लोक अदालत बनाई थी, जल्दी से करो यार ना हिसाब का ना, एक ही दिन फैसले कर दो 50 केस हो गए ना। जितने लोग आगे सब क्या करते हो यार, उसे कहते हैं लोक अदालत। जो लोक अदालत में आ गया उसका काम आज करके भेज देंगे। क्लियर हो गई बेटा? तो यहाँ तक मैं बात करूंगा, अब आप MSP पे चलेंगे। ठीक है बेटा, कमेटी कंटिन्यूज टू वर्क ऑन MSP प्रपोजल्स सेज यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या कह रहा है भाई? कई बार तभी कहता हूँ मेरे कैमरे क्यों काम करते हैं, तो उसकी बात लगी है ना। नहीं तो लगे ना, मैं ऑफिस का देखता रहता हूँ साथ साथ। आप कहते हो ना मैं कहाँ मार जाता हूँ, रात को रहा हूँ ना, दिमाग में उधर भी काम कर रहा है ना, कर रहा है ना बेटा काम। तो कमेटी कंटिन्यूज टू वर्क ऑन MSP proposals says यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। MSP रोज डिस्कस करते हैं ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। मान लीजिए एमएसपी किसान को हमने दे दी 2,000 रुपये की, 2,000 रुपये में तेरी हम तेरा गन्ना खरीदेंगे 2,000 रुपये, ठीक है बेटा। मार्केट में एक आदमी 2300 रुपये में लेने आ गया किसान के पास, किसान किसको बेचेगा? यस, 2300 रुपये को बेचेगा ना, क्या वो सरकार को देगा 2,000 में? ऐसी कोई बैन नहीं है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब इतने तेरे को मिनिमम मिल सकते हैं यार, कोई ना ले तो मेरे पास आएगा। अब एक लाइन मैंने कहानी सुना दी, एक लाइन में मैंने आपको डेफिनेशन दी कि सरकार ने जिन फसलों पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कही है उसका मतलब ये है कि इतने पैसे भैया मैं दे दूंगा तेरे को, बस कहानी ये है। तेरी मार्केट में बिकती है बेच ले, नहीं बिकती नहीं आ जाना। मेरे सेंटर खुले हुए हैं, सरकार के बंदे बैठे हैं खरीदने वाले, फूड कॉर्पोरेशन मीडिया वाले बैठे हैं ना बेटा, खरीदेंगे वो ना, सरकार ने अपने दफ्तर खोले हुए ना जगह जगह पे, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है बेटा। अब ये लॉ ऑन एमएसपी क्या कहता है? फार्मर्स बैक ऑन रोड, चलो दिल्ली ना, है ना बेटा, जो मैंने बात 2 दिन पहले बताई थी। आज ज्यादा सीरियस नहीं हो गया हम लोग, सीरियस कुछ ज़्यादा नहीं हो, इतना सीरियस मुझे सीरियसनेस नहीं, मुझे सीरियसनेस पढ़ाई की थी बेटा, बस नथिंग एल्स, ठीक है। बीच में बोलते रहा, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस ना, दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मुझे पढ़ाई की थी बेटा। मेरा मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, मैं किसी को कुछ बोलता हूँ ना तो देखे वगैरह बोलता हूँ, समझ गया? नीचे बैठ के भी, जब नीचे नहा के भी आता हूँ ना, टेबल पे भी बैठता हूँ, जब मैंने कहा मेरे टेबल पे भी मैं कहता हूँ बेटा, है ना, आप लोगों को काम करता हूँ बेटा, तो ध्यान रखो बेटा। मैं एक चीज सुबह उठ के ही बोल देता हूँ कि मेरे परमात्मा ये सारे मेरे बच्चे हैं, एंड गिव मी द पावर टू हैंडल दीज इफेक्टिवली, मैं इनका जीवन बढ़िया कर पाऊँ। और इससे बड़ी अरदास में क्या करूँ ना, उसमें अपनी नौकरी भी बीच में शामिल करूँ। आपका जीवन बढ़िया तभी कर पाऊंगा ना बेटा। तो अगर मैं कुछ भी शब्द किसी को भी कहता हूँ ना, उसका कोई मीनिंग होता है बेटा, मैं ऐसे बोलता नहीं, वो भगवान बुलाता है मेरे, क्योंकि मैं उसको अरदास करके बैठता हूँ बेटा सारा दिन। अब मेरा कोई टारगेट नहीं, मैं तो बोनस की लाइफ में आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो ध्यान देना बेटा इन चीज़ों को, जो मैं पढ़ाऊँगा वो बहुत काम आएगा, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं तो मन से पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, समझ गया? और ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो दुनिया की मुझे पता होगी मैं आपको नहीं बताऊँ। मैं चाहूँगा कि तुम इतने नॉलेजेबल बनो। जब पहले शो किया था भैया, दिल्ली है ना, बेंगलोर, यहाँ भी कोई कंपटीशन आपसे करे आप कम ना हो, ठीक है बेटा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही दिल्ली से मुझे याद आया है कि ये जब मैं दिल्ली जाता था तो ये सीन बहुत रोज देखता था ना, गुरुग्राम पोस्टिंग रही जब गुरुग्राम में, तो रोज देखता था ना, नारे लगते हुए देखता था। कारण क्या था भाई? एमएसपी, हमें एमएसपी चाहिए ना। अब एमएसपी का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और हर फसल का ये वीट है ना बेटा, देखो कहता 1970 में क्या रेट था बेटा, ये रेट था ना 75 रुपये, कितना 76 कोई मेरे अभी देखो 25वें का मतलब पता ही है ना। हाँ इधर देखो ना, इधर बड़े अच्छे हैं मेरे पास ना, यहाँ छोटे हैं, छोटा नहीं। तो आगे ये लिखता है कि 2020-21 में वही कितना है बेटा, 860 है ना, कितना है? हाँ कितना हो गया? चलो मतलब ये रेट बढ़ गया है ना, ठीक है। वो होता है इन्फ्लेशन, है ना, कुछ इन्फ्लेशन भी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इन्फ्लेशन के बेस को लगा ही बनेगा ना बेटा। हर साल आप ये कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाओ हमारी फसल का, तो क्यों बढ़ाओ भाई? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बेटा। जब महंगाई बढ़ रही है तो इनका रेट भी बढ़ेगा। तो भैया ये तो सब जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे इकोनॉमिक्स के, जो कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि मैं एक टॉपिक पे नहीं खड़ा हूँगा, क्योंकि मुझे कई टॉपिक करवाने हैं, तो मैं आपको जो मेन बातें हैं ना वो बताता रहूँगा। वो कहता है कि डिमांड फॉर लाई ऑन एमएसपी, वो कहता है डिमांड जो है ना, इसका क्या नियम है? नियम तो यही है ना बेटा, देश में जब एमएसपी डिसाइड करेंगे तो देखेंगे ना उस चीज की मांग कितनी है। अगर मान लीजिए सरकार ने 2000 फिक्स कर दिया रेट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2000 पे लोग लेने को तैयार भी तो होना बेटा, उसको खरीदने में बांटने में वो खर्चा भी तो आएगा ना। ये देखा जाता है कि उसकी मांग कितनी है।
ये बेस बनता है उसका। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। अब ये कहता है कि रिड्यूसिंग डेप्ट बर्डन ऑन फार्मर्स, फार्मर्स पर जो बोझ है करने के, इसको बढ़ाने के क्या तरीके हैं। सरकार तो सारी बातें करेगी, अकेली एमएसपी की बात नहीं करेगी। जब एग्रीकल्चर हम टॉपिक उठा लेते हैं, एग्रीकल्चर कई दिन से चल रहा है ना, क्यों चल रहा है? एग्रीकल्चर भैया, हम मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में से भी क्वेश्चन इतने आते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। मैंने बताया था ना कि एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर का टारगेट 18% है। ये क्वेश्चन बड़े बार आया है कि एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर का तो टोटल प्राइवेट सेक्टर कितना चाहिए बेटा? 40%। ये भी बताता हूँ आपको आज। देखिए, मान लीजिए सारे बैंक, मान लो रिजर्व बैंक ये कहता है कि 100 रुपए मान लो फाइनेंस कर रहे हैं। 100 रुपए से आपको समझ कम लगेगी। मान लो 100 करोड़ का फाइनेंस कर रहे हो, चलो हालांकि भी छोटी फिक्री बोली है, सारे बैंक को नाम ले लिया है ना। मान लीजिए एक ब्रांच लगा देता हूँ मैं, 100 करोड़ का फाइनेंस कर रही है, तो 40% प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर समझ रहे हो? जो जिनको कोई नहीं पूछता, जो जरूरी है, डेफिनेशन अलग अलग। कौन कौन है जरूरी बेटा? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री ना, एमएसएमई स्मॉल इंडस्ट्री ना, ठीक है बेटा, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है बेटा। ऐसे ही एजुकेशन, ये भी प्राइवेट सेक्टर में है। लोगों को मकान देने हैं, ये डेफिनेशन चल रही है बेटा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो को बोल रहा हूं मैं। प्राइवेट सेक्टर क्या है? मींस लोगों को मकान बना के दे रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बनाई, आवास योजना बनाई है ना बेटा। इन बच्चों ने पढ़ना है, इनको एजुकेशन लोन देना है, ये भी प्राइवेट सेक्टर। छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं, छोटे कारोबार करना चाहते हैं ना, वो भी प्राइवेट सेक्टर है। क्लियर हुई बात? तो 40% हर बैंक, हर ब्रांच किनको बांटेगी? प्राइवेट सेक्टर। उस 40 में से 18% कंपल्सरी एग्रीकल्चर के लिए। अब कहानी समझाइए ना कि अगर हमने 100 करोड़ बांटा है तो कम से कम 18 करोड़ हम फार्मर्स को बांटेंगे। क्लियर हो गया बेटा? और क्या बनाया सरकार ने अपने टारगेट्स पूरे करने के? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका नाम नाबार्ड है। और नाबार्ड का चेयरमैन बता दो किसी को याद है? कितने बच्चे बैठे? नाम शायद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कह लो, चेयरमैन कह लो नाबार्ड का। प्रेसिडेंट मतलब चेयरमैन कहते हैं। भूल गए इसका मतलब? कोई बात नहीं, मैं भी भूल गया, बताया था मैंने। लेकिन आपने नहीं भूलना बेटा, समझ गया ना? मैं तो भी बसड़ का हो गया ना, मैंने तो याद रख के करने, आपको पढ़ाना ही है बस ना। मुझे भी याद होना चाहिए, मेरी भी कमी है। लेकिन इसी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए पूछ लिया। नाबार्ड का चेयरमैन भी जाकर नोट कर लेना दोबारा है, डायरी जो अपनी बनाती हो ना, उस पर चेक करना बेटा क्या लिखा हुआ है। ठीक है बेटा? क्लियर हो गई बात? ओके, क्लियर हो गई बात? एमएसपी, हाँ, वाटर सप्लाई की बात करता है बेटा। पानी है ना, पानी भी तो चाहिए भाई। अगर हम कुछ कर रहे हैं, फार्मर्स की बात कर रहे हैं, उनको प्रॉपर जो पानी है वो मिलेगा फसलों के लिए। ठीक है बेटा? तभी वो एमएसपी वाली फसल तैयार कर पाएंगे ना प्रॉपरली। तो कई चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ शॉर्ट में बताता जाऊंगा। उनके लिए सब इंतजाम करती है सरकार की, नहरें बनाती है, उनकी वहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है? और क्या कहते हैं, नीचे वाले जो ट्यूबवेल लगते हैं, हाँ बम्बी, चलो बम्बी छोटी चीज़ है, ट्यूबवेल भी करते हैं उनके लिए, किसानों के लिए, उस पर भी सरकार सब्सिडी दे देती है। लगभग सरकार कोशिश करती है कि हर किसान को मैं किसी प्रकार से मदद कर पाऊँ। ट्यूबवेल के लोन है जो देते हैं, और एग्रीकल्चर में जो लोन है वो कम रेट पर देते हैं। मैंने एक जो शब्द यूज किया था, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है बताओ आप बाची? सब्सिडी क्या है? जैसे कोई चीज अपने को देती है, मानो आज 100 चीज है, तो बाद में मतलब उसके से उनके कुछ पैसे वापस अपने अकाउंट में आ जाते हैं। यानी कहना यह चाहते हैं हम
कि अगर मान लीजिए किसान को हम कोई लोन लेते हैं 3 लाख तक का, हर किसान को लोन लेते हैं, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसान को कितना पड़ता है बेटा? 4% पड़ता है। आम लोगों को 10% पड़ता है, बता दो 4-7% होता है, सॉरी 4% होता है DRI, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कई स्कीमों में 4% भी है, वो मैं यहाँ 7% होता है किसान को बेटा। 3% कौन देता है? सरकार देती है। क्लियर होगी बात? तो 7% कितना होता है बेटा? 1 रुपया सैकड़े को बोलते हैं 12%, उससे आधा कर लो, आधे आधा मार्केट में 2 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा, सुना है ना कभी? इतना ब्याज चलता है मार्केट में। तो किसान को सरकार, हर किसान को 3-3 लाख का वेतन 7% देगी। तो इसलिए क्यों देते हैं भाई? कि वो अपनी फसल बढ़िया उगा ले, कोई ट्रैक्टर खरीद ले, हाँ भाई, कोई इंप्लीमेंट्स खरीद ले तो बढ़िया फसल उगाए। ठीक है बेटा, चले आगे। अगला व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन तो मैंने कल परसों करवाया था ना बेटा। व्हाइट रेवोल्यूशन जिससे पूछना बताएगा, हाथ खड़े करना किसी से होगा? 3 गुलाटी फौज पर नहीं बताएंगे भैया, इसको पढ़ने लगे काट दिया। कोई गाइडेंस लेने वाला व्यक्ति, अब गाइडेंस के लिए यहाँ से टाइम है। हाँ भाई, 3 बच्चे हो बेटा व्हाइट रेवोल्यूशन वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। मैं किसी को नहीं पूछूंगा, बस मैं ये मान लेता हूँ सबको पता है। जब मैं बोलूंगा ना, चल यार ये जो खड़ी है ये गाय है कि भैंस है? अमेरिकी गाय। हाँ, अमेरिकन। अब बोलो व्हाइट रेवोल्यूशन किसको पता है? दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति बोली थी ना मैंने, है ना? जब भाई दूध की क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन है बेटा। और बता भी दिया भैंस है कि गाय है, दोनों बोल दी मैंने। और भैंस और गाय क्या आएगा बेटा? दूध ही है ना। तो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 टू इंपावर वीमेन, कहता है हमने अब औरतों को इंपावर करना है। औरतें जो हैं वो डेयरी यूनिट्स खोलें। ठीक है बेटा, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, घर पे ही रखनी भैंस, है ना? कहीं दूर भी नहीं जाना। डेयरी बना लें, 5 रख लें भैंसे, 3 रख लें, 50 रख लें। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा बेटा उससे? जितना दूध ज्यादा बढ़ेगा उतना बढ़िया देश बनेगा, है ना? कहते ना, हरियाणा का एक कहावत है किसी को याद? लालू भाई का। दूध दही का खाना। हाँ, वो से हमारा रहना। हाँ, दूध दही का खाना वो से हमारा रहना। वो से हमारा हरियाणा। तो भाई हमारे यहाँ दूध बहुत था, आज का नहीं है, पुराने जमाने से हमारा हरियाणा जो है। ठीक है बेटा, तो व्हाइट रेवोल्यूशन यही कहना चाहता है, अमित शाह ने यही कहा है कि इंपावर करेंगे विमेन को और फाइट मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन कौन सा है बेटा? गंदा खाना, गंदा न्यूट्रिशन। अरे क्यों नहीं जा रहे हम ओलंपिक्स में, है ना? हमारे बच्चे मैंने दिखाए थे आपको कि किन किन हालात में पल रहे हैं, और उनको बीमारियां नहीं लगेंगी, क्या लगेगी, है ना बेटा? बीमारियां लगेंगी ना। उनकी जो कैपेसिटी है न्यूट्रिशन, सॉरी क्या कहते हैं वो, उसको कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? हाँ, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कहाँ बढ़िया होगी बेटा? ठीक है बेटा, तो दुग्ध क्रांति में सबसे पहले जो हमने हमारे यहाँ आई थी तो अमूल बना था बेटा। अमूल का मिल आया था ना, जब मैं गुड़गांव गया ना, तो जाते ही तो जरूरत पड़नी है बेटा। हाँ, फैमिली गए थे हम सब, यहीं रह रहे थे, तो सब लोग अमूल का दूध लगवाया। पर मैंने कहा था मेरे को दूसरी थी भैया ना, दूसरा ही भैंस वाला है ना, ढूंढा कोई बंदा ढूंढे यार ना, हम तो भी भैंस वाला लेंगे, तो भैंस वाला लगवाया। लेकिन अमूल जो है ना वो मार्केट कैप्चर कर चुका है। बड़े शहरों में तो इतनी भैंसें हैं नहीं ना। अब दिल्ली में भैंसों का दूध पीने लग जाओगे
सारी दिल्ली कहाँ पी पाएगी बेटा? तो वो अमूल का दूध ही पी रहे हैं ना। बहुत बहुत शाबाश, मैंने तेरे को अपॉर्चुनिटी दी है बेटा, सबको कहा है कोई मर्जी यहाँ आ जाए और पढ़ा सकता है मेरे साथ, उसकी बात को मैं एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो मेरी बात सुनते रहो, ठीक है ना। इधर बड़ा है इधर छोटा है, कई अक्सर में रह जाते हैं, बता दिया करो कुछ नजर आ जाए ना, ठीक है बेटा। तो मैं इधर मुँह कर नहीं रहा, या तो मैं क्लियर कर लूँगा कि मुझे मजा नहीं आ रहा है ना, बात समझ गए। तो अमूल क्या लगता है, कहता अमूल प्रोडक्ट्स आर नाउ एक्सपोर्टेड टू ओवर 50 कंट्रीज। हमारे यहाँ का जो अमूल का दूध है वो 50 कंट्रीज में जा रहा है, विद ए नेटवर्क ऑफ 18,000 मिल्क कोऑपरेटिव कमिटीज एंड ओवर 36,000 फार्मर्स प्रोसेसिंग ओवर 3.5 करोड़ लीटर्स ऑफ मिल्क डेली। यानी जो किसान अपनी भैंसों से दूध निकाल रहे हैं वो अमूल को बेच रहे हैं, और अमूल उसको स्टोर करके, है ना, उसको उसमें जो भी डालना है ना, मटेरियल डालना है ताकि वो सेव रहे, वो सप्लाई कर रहा है। कहाँ कहाँ भेज रहा है, ठीक है बेटा। ये हमारे देश की व्हाइट रेवोल्यूशन है, उसकी बात कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अमूल पे भी क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो यानी कहना ये कहता है कि इंडिया व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं इसको, ये भी ध्यान, ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड, ठीक है बच्चों। तो ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन मींस दोनों चीजें सेम है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB चेयर्ड बाय वर्गीस कुरियन फर्दर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये बता NDDB का वाज इस्टेब्लिश, इसका ये चेयरमैन है जिसकी ये बात करता नाम है बेटा, वाज इस्टेब्लिश इन 1965 टू रेवोल्यूशनाइज इंडियाज डेयरी इंडस्ट्री। इस पर्सन ने ना व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था वर्गीस कुरियन ने 1960। हाँ, चेयर्ड बाय लिख दिया ना, सबसे पहले इसको चेयरमैन ने बनाया था, ये बोर्ड बनाया था ना, चेयर्ड बाय, समझ गए ना, इसी को बना दिया ना, तो जिसने व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू किया इसी को NDDB जो बनाया था सरकार ने, उसका इसको चेयरमैन बना दिया। बोलो क्लियर हुई मेरा बात? चलूं आगे करता जाऊंगा मैं। और व्हाइट रेवोल्यूशन आल्सो नोन एज फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। देखो जहां ये पीला कर देता है ना, या रंग चेंज कर देता है, वहां समझ लो या तो क्वेश्चन बन रहा है या वो बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इन 1970 कब आई ये रेवोल्यूशन है? 1970 में। कनेक्टिंग रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स विद अर्बन कंज्यूमर्स थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स। तब बनी है ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां, और उन्होंने अपना दूध बेचना शुरू किया अर्बन सिटीज के अंदर। अब देखो दिल्ली में इतना दूध आता है, जितने आसपास गांव हैं, ये गुड़गांव में पहले गांव में थे सारे, ये गांव को मिला के बनाया है। मैं वहां जाता हूँ ना, तो वहाँ पुराने नाम लिखे हुए हैं, हम वहाँ रहे हैं 3 साल रहे, तो हमें पता लग गया बेटा ये तो गांव है यार, पुराना ये गांव है, इसका नाम है जहाँ हम रह रहे हैं। आज इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी होगा, क्या हुआ? बेसिकली ये गांव था। तो उससे आगे गुड़गांव से बाहर निकलते हैं वो भी सारे गांव ही है बेटा, वहाँ से सारे अपने दूध निकाल के वो भर के उसमें टेम्पो में, और हम कई बार यहाँ से जाते थे ना, तो टेम्पो भरे होते थे इसके दूध के, जा रहे होते थे गाँव के अंदर, जहाँ इनका अमूल का जो पावर प्लांट लगा हुआ या प्लांट लगा हुआ वहाँ पे बेचते थे। तो हम तो ये सीन रोज ही देखते थे बेटा। देखो ये है बेटा, ठीक है ना, ऐसी बोतलें ऐसी जग में आ जाते हैं, बनती है ना। 1981 से 85 क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये क्या सारे बता रहा है। ये सारी व्हाइट रेवोल्यूशन है बेटा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और आपने देखा है कि मैं भी सुबह सुबह न्यूट्रिशन लेता हूँ, मेरे पास भी जो मिल्क है वो मैं दूसरा लेता हूँ, हर्बल मिल्क, ठीक है, उसको शेक मेट बोलते हैं। उनके मिल्क को क्या बोलते हैं? शेक मेट। उसका डिब्बा नीचे पड़ा हुआ है, अभी पी के है, ठीक है बेटा। चाय तो मैं बाद में पीता हूँ, आगे सुबह खेलने के बाद आते ही पहले शेक पीता हूँ, ठीक है बेटा। तो क्लियर हो गया बेटा ये बात? अब तो भैंसें नजर आ गई, गाय भी नजर आ गई, अब तो पता लगा व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है ना। और वर्ल्ड मिल्क डे कब है भाई, बता सकता है? लिखा हुआ है इसमें, है ना, देख लेते हैं, कहीं लिखा हुआ है इसमें। धीरे धीरे ठीक नहीं, कहीं ध्यान ध्यान देते हैं, नहीं देती कोई बात नहीं,
हो सकता है कुछ दिन हो है ना, बल्कि यहाँ नहीं लिखा लेकिन आप देख लेना कहीं है तो। और इसी के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसने क्वेश्चन भी बनाया है जिसकी मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा कि लाइव स्टॉक रेयरिंग है बिग पोटेंशियल है ना, प्रोवाइडिंग नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज। क्या मतलब है लाइव स्टॉक, क्या होता है? वही पशु, पशुपालन। ये पशुपालन है ना, कहता है ये जो पशु है हमारे ये बिग पोटेंशियल है। बिग पोटेंशियल मतलब सोर्स है ना, इनका पोटेंशियल बहुत है। जब मैं होशियारपुर में गया था ना तो मुझे कहते थे यार यहाँ पैसे का पोटेंशियल ही पोटेंशियल है, तेरी ब्रांच तो ग्रो करनी ही करनी है। क्योंकि मैंने ना ऑब्जेक्शन लगाया था मुझे होशियारपुर क्यों दे दिया यार, है ना। तो जिस मित्र ने मुझे गाइड किया ना कहता पूछा मेरे को दिला दे होशियारपुर, तू आजा पटियाला। कहता क्यों? उसके पटियाला ऑर्डर करते। कहता होशियारपुर लकी लोगों को मिला है। कहता वहाँ यार पोटेंशियल बहुत है, वहाँ फॉरेन के लोग इतने गए हुए हैं। मैंने कहानी नहीं सुनाई थी आपको सारी, है ना, कि फॉरेन में इतने लोग गए हुए हैं कि वहाँ पैसे ही पैसे हैं, तेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तेरी ब्रांच अल्टीमेटली ग्रो करेगी। ब्रांच ग्रो करती है ना, ब्रांच हमारी डिपॉजिट्स करती है ना बेटा, ग्रो हमारे पास जितने पैसे आएंगे तभी हम लोन दे पाएंगे ना। हमारा एक टारगेट होता है 60-40 का, वो चलो वापस टॉपिक पे नहीं जाता। तो वही बात ये कहना चाहता है कि पोटेंशियल का मैंने मीनिंग समझाया आपको। पोटेंशियल होता है कि वहां पर पॉसिबिलिटी है, वहां संभावना है कि ये आप बढ़िया काम कर पाओगे। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, देखो एक तरफ उसका हस्बैंड तो कर रहा है खेती, अब लेडीज अगर 5 पशु पाल लेती है तो उसके बराबर इनकम जनरेट कर सकती है। बात समझ गए मेरी? ये कहना नहीं चाहता कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। अरे भाई फार्म में खेत में भी जाने की जरूरत नहीं है तेरे को, यहीं बैठ के तू कमाई कर सकती है। और एक बार और बताऊं मैं, डेयरी प्रोडक्ट इतने यूनिट्स है ना, जैसे मान लीजिए हमने 3 भैंसों का लोन दे दिया तो एक भैंस वही है, उसमें एक भैंस की सब्सिडी होती है। अब लोग भैंसे रखना बंद करके मैं क्या करूँ? शहर में मैंने यहाँ पर कितने डेयरी लोन किए, लोग बेच रहे, संभाल ही नहीं, खाते खराब कर लिए। लेकिन गांव के लोग अभी भी बहुत बड़े जा रहे हैं। शहरों में कहाँ चल रही हैं डेयरियाँ जो 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 टेक्निकली उनको करना आता है ना, गोबर भरने में शर्म नहीं करते है ना बेटा, उनके घर बहुत बड़े चल रहे हैं। लेकिन बढ़िया जो बड़ी डेयरियाँ हैं वहाँ तुमने रख रखे बेटा, एम्प्लॉइज रख रखे हैं। एम्प्लॉइज समझिए ना, मान लीजिए आपा ओनर है, नीचे 10 एम्प्लॉइज हैं यार, एक गोबर उठाएगा ना, एक दूध दोएगा ना, एक बेचेगा, एक चारा लाएगा। काम 10 बंदों में काम बांट दिया तो फिर तो यूनिट बढ़िया नहीं चलेगा बेटा। प्रोवाइडर उसको संभालने वाला व्यक्ति का दिमाग सही होना चाहिए, जो मैंने पहले बात की है। ये दिमाग ऐसा दिया परमात्मा ने, इसको यूटिलाइज कर लोगे यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, तुम देखना पैसे ही पैसे आएंगे आपको। समझ गए बेटा? चाइना विल गेट हाई ऑन क्वाड समिट एजेंडा। क्वाड में कुछ दिन पहले बताया था कि हम 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भाई हम कहते हैं चाइना में निराश हो गया, ये पेट खराब होता है ना सबको, ऐसे करते हैं ना अपन। जब 4 दोस्त बन जाते हैं उनको टारगेट करते हैं खराब कर दे तो ठीक करेंगे हाँ, कहता बस आई है कहता चाइना विल बी हाई ऑन क्वाड समिट, हम क्वाड की समिट कर रहे हैं। कहता अभी चाइना के बारे डिस्कस करेंगे, ये किन खराब कर जाता है तो मैं ठीक करना है। पंजाबी समझ लो बेटा, समझ गए ना बात? यानी चाइना को कैसे फेस करना है, मतलब वही है कैसे मर्जी लगा लो, है ना। तो 4 बंदे इकट्ठे हुए हैं, टॉपिक क्या रहेगा? चाइना। मैं इतनी बात शायद बात को खत्म कर दूंगा। क्वाड दिखा दी बेटा इसमें, है ना, हमने जब मैंने पूछी है इंडियन हो गया ना, यहाँ कहाँ पड़ा? अच्छा ये तो वैसे दिखाया है, यूएसए है ना बेटा, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। झंडे दे दिए ना इसमें, नाम भी लिखे, झंडे दे दिए, बात वही है ना। क्या जी, ये इंडिया का झंडा दे दिया बेटा, है ना, ठीक है बेटा। हाँ, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। अब आ गया, मैंने कल बात समझाई थी आपको, कल मैंने डायमंड इंडस्ट्री की बात करी थी ना बेटा, आज फिर आर्टिकल आया उस पर। हाँ जी, क्या हो गया बताओ बेटा, कोई दिक्कत है तो बता दो।
डायमंड सेक्टर फेसिंग सीवियर क्राइसिस विद फैक्ट्री क्लोजर्स। फैक्ट्रियां बंद हो गई जो लॉसेस। अब फैक्ट्रियां बंद होगी तो लोगों की नौकरियां कहाँ जाएंगी ना, जहाँ वो लेबर वाले काम करते हैं ना, चाहे वो छोटी थोड़ी से वो करते हैं, उसको ठीक करते हैं ना, सोने सुनार जिसको कहते हैं ना, वापस है कुछ सोने चांदी का काम करने वाला कोई नहीं है, सोनी कोई नहीं आता, एक भी नहीं है सोनी, पंडित भी नहीं है मेरे पास, सोनी भी नहीं है, पंडित है भी शर्मा, परसों मैंने पूछा था भाई हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं श्राद्ध है, पंडित आए हो है ना, एक पंडित भी आए था, एक पंडित ना पहले तो सब चले गए, ललिता शर्मा चलेगी, चला गया। तो डायमंड सेक्टर फेसिंग सेवर क्राइसिस विद फैक्ट्री क्लोजर। जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, तो नुकसान किसका होगा? जीडीपी में नुकसान होगा। ये भी टॉपिक है, हमने डायमंड सेक्टर कर लिया था, इतनी बात करेंगे, ठीक है बेटा, ओके। दिखाया है इसने, ये डायमंड इंडस्ट्री है। ये कहता है कि इंडिया इज वर्ल्ड्स अच्छा मैंने यार वहाँ दूध की जगह मैंने इंडिया जो ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, बताइए नहीं आपको ये बात, सबसे बड़ा दूध हमारा है। 2020-21 का डाटा है, तो हमने ना सारे वर्ल्ड का शायद 24% दूध हम देते थे लगभग। देख लेना, चेक कर लेना, जो आर्टिकल पढ़ोगे आप हैं, ठीक है बेटा, जो आर्टिकल पढ़ोगे मेरे मुझे लगता है 24% है, फिर निकाल दे देना, ठीक है। मैं डाटा बहुत सारे आर्टिकल पढ़ लेता हूँ, तो मैं डाटा हल्का मिक्स भी हो जाता है। क्लियर हो गई? तो हम 24% दे रहे हैं, तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मिल्क के। ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ भी आ गया। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर फॉर डायमंड्स। हम इतने बड़े हैं, हमारी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, नुकसान जीडीपी को होगा ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नुकसान होगा ना, एम्प्लॉयमेंट को नुकसान होगा ना। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो बेरोजगार हो जाएंगे, फिर और कोई छोटे मोटे धंधे करेंगे है ना इधर उधर से, तो वो नुकसान तो भैया हमें बियर करना पड़ेगा। इंडिया कंट्रीब्यूट्स 19% ऑफ द टोटल डायमंड एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, ये भी नोट करने वाली बात है। ये देखो, ये है ना डायमंड बेटा ना, इसे कैसे मशीनें बनी है इसकी ना, ऊपर जाती है नीचे आती है, इसको हल्की पॉलिशिंग करते हैं या कैसे करते हैं। अब काम तो हमें पता नहीं, इतना तो हम नहीं जा सकते इसके अंदर घुस सकते, लेकिन अब आगे बेटा वर्ड ऑफ दी डे, और चीज है एप्रोबेशन। क्या है? एप्रोबेशन, और इसका मीनिंग बताया इसने ऑफिशियल अप्रूवल, ऑफिशियल रिकॉग्निशन। मैं आप लोगों से कह रहा था कि हम लोग दीपक यादव को फॉलो करते हैं, उसकी परमिशन ले लो यार ना, पूछो उससे ना। तो ये क्या होता है? एप्रोबेशन है ना, लेनी चाहिए परमिशन है ना। अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है, वी शुड टेक हिज परमिशन, अगर वो करता है तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो एप्रोबेशन का मतलब ये है कि दे डिजर्व एप्रोबेशन एंड अपलॉय फॉर दिस अचीवमेंट। ठीक है बेटा, हम कहते हैं हमने यहाँ पर झांकी निकालनी है सारे शहर के अंदर, एसडीएम की अप्रूवल ले लो भाई, वो लेनी पड़ेगी ना बेटा, जुलूस जलसा निकालना है ना। कहीं हमने पहले आपने पढ़ा था ना, एक मेले में दुर्घटना हो गई थी है ना, क्या एक संगत हमें कहाँ थी, यूपी का कौन सा शहर था याद करो, हाथरस। हाथरस में क्या हो गया था, एक बाबा जी सत्संग कर रहे थे, संत कथावाचक, तो वहाँ जगह भीड़ कम थी है ना, याद करा मैं आपको। इसका मतलब ये है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ है ना, एक बात है याद है। हाथरस मेरे मुंह से निकला है, आपको मुंह से निकला है, क्या निकल गया था? याद याद बहुत याद करो। तो हाथरस में जो हुआ था उसकी उन्होंने परमिशन ली थी है ना, परमिशन ली थी, और वो कहते हैं कि ये नहीं बताया कि यहाँ इतनी संगत आएगी है ना, या इतने लोग आएंगे है ना। सिंपल परमिशन ली थी, हमें सत्संग करना है, हमें परमिशन दे दो, और हमें परमिशन दे दी थी। बाद में स्टेटमेंट आई थी एडमिनिस्ट्रेशन की, इन्होंने सिंपल परमिशन मांगी थी, दे दी, सत्संग करना खत्म हो गया।
अब मान लो अपने घर पे कीर्तन करना है, मोहल्ले में करना कीर्तन, अगर ऐसे तो 50 लोग विरोध कीर्तन होते हैं, बेचारा एडमिशन इसी काम में लगा रहेगा ना, तो कहता है इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने लोग आएंगे। तो हर चीज की परमिशन होती है, अगर हम कोई इकट्ठे करते हैं लोग, ये हमारा कानून है, ठीक है। तो एसडीएम से परमिशन लेते हैं। और हमने भी जो एक फंक्शन किया था मेहता धर्मशाला में, आज कुछ याद है, हमने भी परमिशन ली, हमने लिख कर दिया था कि हम ऐसे ऐसे गैदरिंग कर रहे हैं, तो परमिशन लेनी पड़ती है। जहाँ पे भी थोड़ा सा हमने रश करना है, वही है, उसका मतलब एप्रोबेशन। ठीक है बेटा, याद कर लोगे। आ गया यूपीएससी का। लो वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द परमानेंट इंडस कमीशन, इंडो रिवर की बात करता है ना, किसकी करता है? कल हम लोगों ने इसने रिद्धि ने करवाई थी ना, इंदु नदी की बात करी थी। The Permanent Indus Commission is a bilateral commission established under the Indus Water Treaty to implement and manage the treaty's provisions. ये किस चीज का है बेटा? कि जो परमानेंट इंडस कमीशन बना है वो बाइलेटरल कमीशन है, बाइलेटरल है दो लोगों के बीच में, established under the Indus Water Treaty, संधि, ट्रीटी क्या होती है? संधि। To implement and manage treaties provisions, तो ये हमने बनाया हुआ है। दूसरा, according to the Indus Water Treaty, the annual water flow from the 6 rivers in the Indus system is equally shared between India and Pakistan। ये आंसर सही है बेटा। जो बात फर्स्ट ओनली सही है, सेकंड गलत। 2 ओनली लिखा है इसमें, सर वहाँ पे वो गलत। 80-20 कहाँ होगा? आंसर इज बी। कोई नहीं, आप नीचे पढ़ लेते, स्टेटमेंट पढ़ लेते, जी समझा देगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते, कोई बात बताता हूँ, पढ़ के ना समझाता हूँ। ये कहता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो मेरा आंसर इसका ही गलत हो गया ना, कोई बात नहीं। ये कहता था PIC was established under the IWT to oversee and manage the treaty's implementation. The PIC is mandated to meet at least once a year, alternative in India and Pakistan। ठीक है, हाँ, एक बार हिंदुस्तान में, एक बार पाकिस्तान में होगी। To discuss and resolve issues related to, ये बिल्कुल सही है बात, पहली बात तो सही है। दूसरी क्या थी कि 6 नदियों को बांटने की बात करता है ना, पर ऐसा और उसमें 6 नदियां नहीं है ना जो भारत समझौता है। 6 थी, लेकिन 3 नदियों पे इंडिया का पूरा राइट। हाँ, वो ये बताएगा कोई बात नहीं। The Indus Water Treaty allocates the waters of 6 rivers between 2 countries, but not equally, बराबर नहीं है। यहाँ इसके साथ इक्वली लिख दिया था ना, हाँ इसमें इक्वली लिख दिया था इसलिए ना, इसलिए आंसर 2 गलत हो गया कोई बात नहीं। तो अब इक्वली नहीं कहता था। एनुअल फ्लो ऑफ ईस्टर्न रिवर्स ब्यास, रावी एंड सतलुज इंडिया को मिल गया था, और एनुअल फ्लो ऑफ वेस्टर्न रिवर्स इंदु, चेनाब एंड झेलम किसको मिल गया था? पाकिस्तान। इसलिए ऊपर करना, हाँ ये ऊपर ऊपर अबे है ना, और ऊपर ऊपर कर लिया और क्वेश्चन ठीक है। ठीक है। बस ये चेक करती करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। क्या इनका मैं करेक्ट पूछा था इसमें? करेक्ट ही पूछा है। करेक्ट पूछा था, समझ गया? ठीक है, चलो। कई बार ना हमें सामने बिना देखे भी रहता है, तभी हम सही कैलकुलेट नहीं कर पाते, है ना बेटा?